देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़े, इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में। तो कोशिका किसे कहते हैं इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब लगभग आधे से ज़्यादा टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ रहे हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है, मतलब अगला टॉपिक पढ़े, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने से पहले हम लोग हमको सवाल पूछेंगे, जितना तुम लोग उत्तर बताना है। देखो हमें पता है कि हम लोग को हमारे घर में अगर कोई फैन चलाना है या टीवी चलाना है या रेफ्रिजरेटर चलाना है, तो इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो यह ऊर्जा हम लोग के घर के आसपास जहाँ पर जैसे जनरेटर होता है या तो जहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिल जाती है। तो वहाँ से ऊर्जा लेके हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेके हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में फ़ैन चलाते हैं, अपने घर में इलेक्ट्रिक बल्ब चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं और टीवी चलाते हैं। बस मेरा है। इसी तरह हमारा इतना बड़ा शरीर है, इस बॉडी को भी चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता चाहिए। क्या होती है, एनर्जी। तो एनर्जी तो हम लोग फूड से मिल जाता है। इसी तरह हमारे सेल के अंदर भी क्या होती है कि बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलता है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का विद्युत गृह, या तो डायरेक्ट पावर हाउस बोलते हैं। बस हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका का विद्युत गृह। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका का विद्युत गृह किसे कहते हैं, तो कोशिका का विद्युत गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी इंग्लिश सेम नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, ठीक। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज 1892 में यानी 1892 में अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने। पास में रहा है, अल्टमैन ने की थी। तो यह देखा जाए तो हाँ, यह कोशिका का यानी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई ऑर्गेनल्स है। ये जो ऑर्गेनल्स है यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ये बस केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया, जिसको हम लोग पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके थे। पास में रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बस केवल किसमें पाता है, यूकैरियोटिक सेल में जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाता। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, याद होगा तुम लोग जब पढ़ा रहे थे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो हम बताते हैं। ठीक, अब आगे समझो। तो ये कोशिका क्या होता है, इसे पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने 1892 में की थी। इट इज फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक, यह बस कर यूकैरियोटिक सेल में पाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाता। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर। इसको ध्यान से समझो, इसका स्ट्रक्चर मतलब एग्जाम में हर बार आता है। जिस तरह तुम्हारे लिए एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है, एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है, उस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बहुत ईजी तरीके से तुम्हें मतलब समझना भी है और समझाएंगे, फिगर बनाना भी तुम लोग को सिखाएंगे कैसे बनता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये पूरे सेल को क्या कर रहा है, फंक्शन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा सेल ऑर्गेनल्स है। इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर को समझेंगे तो हम लोग ज़्यादा समझेंगे। तो देखो इसमें क्या होते हैं, यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ डबल लेयर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये पूरा क्या देखो, अंदर थैली है, अंदर क्या है, थैली है। कितने लेयर है, दो लेयर है। कितने लेयर है, दो। इसका ये बाहर सबसे बाहरी लेयर, ये क्या है, सबसे बाहरी लेयर है। यह भी किसके, जैसे कि एक सेल का आउटर लेयर किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का। बताए थे कि जो एनिमल सेल होते हैं उनका बाहरी लेयर किससे बनाता है, प्रोटीन और लिपिड्स का। उसी तरह इसका भी यह जो एक्सटर्नल लेयर किसका बनाता है, प्रोटीन और लिपिड्स। अब इधर समझो, तो क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया यह जो होता है, यह दो परतों की थैली समान संरचना होती है। देखो ये पूरा पैक है, क्या है, पूरा पूरा क्या है, पैक है। बस मेरा है, इट इज अ डबल लेयर बैग लाइक स्ट्रक्चर। यह क्या होता है, दो परतों की थैली नुमा संरचना होती है। पास में रहा है। अब इसका देखो, दोनों परतों, यह दो है, ये दोनों परतों का ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, तुम्हारा बाह्य कक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य कक्ष। और तथा अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अंतःकक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतःकक्ष। यह तुम्हारा है तो बाहर वाला क्या कहलाएगा, बाह्य कक्ष, और अंदर वाला क्या कहलाएगा, हिस्सा अंतःकक्ष। क्या कहलाएगा, अंतःकक्ष। देखो बाहर वाला जो कक्ष होता है, यह जो बाहर वाला जो लेयर होता है, यह जो बाहरी दीवार होती है, जो बाहरी दीवार होती है, यह पूरी तरह से क्या होती है, सपाट यानी प्लेन होती है। उस पर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर है उभार नहीं पाता है। जबकि इंटरनल लेयर जो आंतरिक दीवार होती है, जो कि आंतरिक दीवार होती है, उस पर इस तरह से उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। क्या होते हैं, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। ध्यान समझो, इस पर क्या होते हैं, अंदर की दीवारों पर उंगली नुमा ऐसे उभार पाते हैं, उभरे होते हैं। ठीक, ये उभार क्या होते हैं, जो उभार होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं,
क्रिस्टी, ध्यान समझो, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ समझो, यहाँ पर क्या होता है, ये जो उंगली नुमा, ये देखो, ये थैली जो है ना थोड़ा सा मुड़ी उड़ी है ना, ऐसे मुड़ी होने से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे तुम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो, जब अगर भीड़ कम रहता है तो सीधा लाइन लगाते हैं, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा रहता है तो कैसा लाइन लगाते हैं, टेढ़ा, कि कम एरिया में ज़्यादा लोग आ जाए। इसी तरह इसके अंदर इस थैली को क्या करते हैं, ऐसे मुड़ी रहती है, जिसको कम जगह में उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो क्रिस्टी होते हैं ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जा सकता है। बात समझ, ज़्यादा एडजस्ट हो सकते हैं। देखो अब बता रहे, तो क्या बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार होती है उस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, फिंगर कुछ इस तरह से होते हैं, देखना ध्यान से, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं। ऊपरी हिस्सा कैसे ऐसे मोटा होता है, इस तरह से होता है। ये छोटा जो बनाया ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। ये थोड़ा सा पतला होता है और आगे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये छोटा सा, इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। हिंदी और इंग्लिश सेम है, क्या बोलते हैं इसे, क्रिस्टी। इस ऊपर वाले को, ये देखो, ये जो ऊपर वाला है इससे बोलते हैं ऑक्सीसोम। जो यहाँ पे लिखा है ना, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ऑक्सीसोम या F1। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम या F1। और ये जो पतला वाला हिस्सा इसे क्या बोलते हैं, F0 या F0। ठीक है, या बाहर वाला क्या कहता है, ऑक्सीसोम या F1, अंदर वाला क्या कहता है, F0। देखो ये तो डायरेक्ट अटेंडेंस से मतलब नहीं होता है। जो F1 ऑक्सीसोम होता है, इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। यही राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने का। राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर अंतःप्रद्रवी जालिका में पढ़े थे कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन बना। बात सुना है, तो क्या बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह दो परतों की बनी थैलीनुमा संरचना होती है। दोनों दीवारों के बीच का जो होता है स्थान होता है, इसका होता है बाह्य कक्ष होते हैं, तथा अंदर और इसका क्या कहता है, अंतर कक्ष होते हैं। ठीक है, बाहरी दीवार सपाट होती है, यानी पूरी तरह से प्लेन होती है, जबकि भीतरी दीवार पर क्या होते हैं, उंगली समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी के दो भाग होते हैं, जो पतला वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, F0, और जो उभरा वाला हिस्सा उसे क्या बोलते हैं, मोटा वाला हिस्सा उसे F1 या ऑक्सीसोम। इसी ऑक्सीसोम पर क्या बात है, राइबोसोम क्या आता है, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। बात समझ रहा है। अब देखो इनके बीच वाला हिस्सा, अच्छा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनका खुद का अपना डीएनए भी होता है। खुद का अपना क्या होता है, डीएनए। इस तरह से इसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं, डीएनए। ठीक है, और इनका अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाता है। जो क्या करता है, प्रोटीन। इनके बीच वाला जो स्थान होता है, इसके बीच का जो स्थान होता है, जिन्हें बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल थैली होती है, जो डबल लेयर थैली होती है, उनके बीच वाले जगह क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स। बात समझ है। ये तो रहा इसका क्या चीज, स्ट्रक्चर यानी संरचना। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका कार्य क्या होता है। ये समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा सा, इसे हम यहाँ पर बनाया थोड़ा सा, तो ये क्या था तुम्हारा, क्रिस्टी था, इसको हम थोड़ा सा बनाया, इसके दो भाग होते हैं, ये सब समझा दिए। अब इसका हमें पढ़ना है कि इसका फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन करता है। वैसे तुम लोग अभी समझ गए होगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है ऊर्जा बनाना। ये समस्त कोशिकाओं को क्या करता है, उसका फंक्शन करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये तो समझ में करोगे। ये पूरा फिगर बना लो और इसको पूरा इस तरह लिख लो। चलो जी, अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आते हैं, इसे भी ध्यान रखना। देखो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य सबसे पहला क्या बताओगे कि कोशिका को जैविक क्रियाओं के करने के लिए, जो भी जैविक क्रियाएं करते हैं कोशिका, श्वसन कर रहा है, पाचन कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, जैविक क्रिया कर रहा है, उन सभी कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, वो आवश्यक ऊर्जा उसको किससे मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। क्या मिलती है, किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए नहीं इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो कोशिका को जैविक क्रिया करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन मतलब ऑक्सीजन श्वसन, जो ऑक्सीजन श्वसन होता है, यानी जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन जाता है अंदर, और उसमें जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ऑक्सीश्वसन से यानी रेस्पिरेशन से क्या होती है, एक उच्च ऊर्जा वाले एटीपी यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है, एटीपी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसा समझ, एटीपी कंपाउंड कैसे क्या होता है, मान लेते हैं कि कोशिका के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर होता है ये काम। मैट्रिक्स अभी समझाए ना, तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच वाला भाग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह था, देखो ध्यान से, बस अंदर वाला लेयर समझा रहे हैं ऐसे करके।
इस तरह ये था तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच वाला भाग क्या था, इसे ये थोड़ा लिक्विड बना था, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, इसके डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए। और इसी मैट्रिक्स में होता है इनका ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। इस ऑक्सीश्वसन के रिजल्ट में, जब ऑक्सीश्वसन होता है तो इसके रिजल्ट में क्या बनते हैं, एटीपी यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, एटीपी यौगिक। जैसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि होता क्या है, एटीपी यौगिक का मतलब होता है कि एक एनर्जी का फॉर्म है। एक तरह से समझ लो कि एनर्जी बना, तो एनर्जी बन गया तो इसको एक मान लो बैग के रूप में रख लेते हैं, कंपाउंड के रूप में रख लेते हैं। उसी कंपाउंड क्या नाम रख देंगे हम लोग, एटीपी। क्या नाम रख देंगे, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो ये क्या होता है, इट इज अ लाइक अ करेंसी ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का क्या है, एक तरह से करेंसी है, जिसे जब चाहे तब बजा के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एनर्जी यूज कर सकते हैं। बात हो रहा है, ये एक तरह से एनर्जी का क्या है, करेंसी है। करेंसी से रुपया होता है, रुपया को तुम स्टोर कर रख लियो, जब तुम्हारी इच्छा होगी पैसे खर्च करके जो सामान खरीदना खरीद सकते हो। इसी तरह ही क्या होता है, हमारा एनर्जी का करेंसी होता है, इसे क्या बोलते हैं, एटीपी। ठीक है, इसको जब हम चाहें तो यूज करके इससे एनर्जी अपना यूज कर सकते हैं और अपने कोशिका क्या करता है, अपना सभी कार्य क्या करता है, संपन्न कर सकता है। बात में रहा है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप उच्च ऊर्जा वाले एटीपी यौगिक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, ध्यान रखना 38। कितना होता है, 38 अणुओं का निर्माण होता है। यानी 1 ग्राम ग्लूकोज का अगर कंप्लीट रेसिपी क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उसके रिजल्ट में क्या कितना बनता है, 38 एटीपी क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बन के तैयार होते हैं। बात में रहा है। और यही मॉलिक्यूल्स क्या तुम्हारे ऊर्जा का एक फॉर्म है, फटाफट उसको क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करके अब कुछ सेल और माइटोकॉन्ड्रिया अपने सभी कार्य क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्लियर हुआ। यहाँ तक समझने किसी को दिक्कत, कैसे एनर्जी फॉर्म हो रहा है, क्यों इससे माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आता है कि व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई पूरे सेल को फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ रहा है, इसे लिख लो और फिगर बना लो।